नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के विषय सैद्धांतिक के पाठ्य चर्चा में अंकित वेल्डिंग निरीक्षण विधि के प्रकार के विषय में आज मैं आप सभी को प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। विषय सूची आज के जो मैं आपको टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ उसकी ये विषय सूची है। विषय सूची में वेल्ड इंस्पेक्शन परिचय पहला है हमारा। दूसरा हम देखेंगे इसमें डिस्ट्रक्टिव वेल्ड टेस्टिंग। इसके अंतर्गत हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत भी हम विभिन्न टेस्टिंग के बारे में देखेंगे। उसके बाद प्रशिक्षण का सारांश और दिन प्रयुक्त संदर्भ हम देखेंगे। वेल्ड इंस्पेक्शन होता क्या है और किस लिए करते हैं। वेल्ड इंस्पेक्शन जो हमारा होता है ये हमारा होता है वेल्डिंग करने के बाद जो भी हमारी वेल्डिंग में दोष उत्पन्न होती है उस दोष को हम क्या करते हैं इसमें दूर करने के लिए हम क्या करते हैं टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट जो हम करते हैं उसके द्वारा हम क्या कहते हैं हमें वेल्ड की जो गुणवत्ता और ताकत का पता चलता है, जो उसका सामर्थ्य उसकी हम गणना कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे निरीक्षण के चरण में देखेंगे वेल्डिंग के पहले, वेल्डिंग के दौरान और वेल्डिंग के बाद क्या होता है। वेल्डिंग के पहले हम देखते हैं, पहले सफाई करते हैं, यानी जिस भी जॉब पर हमें वेल्डिंग करनी है उस पर अगर ग्रीस ऑयल और अगर डर्ट लगा तो उसकी सफाई करेंगे। दूसरा हम करेंगे एज प्रिपरेशन यानी किनारों की तैयारी, यानी जिस भी हमें डायमेंशन की वो वर्क पीस दी गई है उस डायमेंशन में लाने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव करेंगे और किनारों को सफाई करेंगे। ये हमारी एज की तैयारी होती है। इलेक्ट्रोड की बेकिंग का मतलब है कि वेल्डिंग के दौरान अगर हमारा इलेक्ट्रोड जो हो नमी रहेगी इलेक्ट्रोड में तो क्या होगा कि हमारी आर्क सही से बनेगी नहीं और वेल्डिंग में दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रोड की बेकिंग करते हैं। एक निश्चित तापमान पर इलेक्ट्रोड ओवन में इलेक्ट्रोड को सुखाते हैं ताकि उसमें से नमी को हम हटा सकें। वेल्डिंग के दौरान की बात करें तो इनपुट कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो करंट, वोल्टेज, वेल्डिंग की स्पीड, सुरक्षा की गैसेस या फिर जो एंगल होती है इलेक्ट्रोड से हमारी बेस मेटल के बीच में, तो आर्क ब्लो, ये सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं वेल्डिंग के दौरान। वेल्डिंग की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं स्लैग को निकालते हैं। स्लैग यानी कि जो बीट पर हमारी परत जम जाती है, जो हमारी बीट पे परत जम जाती है, तो बीट पे जो हमारी परत जमती है उसको हम चिपिंग हैमर से हटा देते हैं। पिनिंग पिनिंग की बात करें तो पिनिंग एक स्ट्रेस रिमूवल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जब ठंडा होता है तो उसमें श्रिंकेज बल लगता है। तो श्रिंकेज जब बल लगता है इस पे तो क्या होता है इसमें तनाव उत्पन्न होता है। इसी तनाव को कम करने के लिए हम क्या करते हैं पिनिंग का काम करते हैं। तो और पोस्ट वेल्डिंग उपचार इस ये भी एक तरह का स्ट्रेस रिमूवल प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं जॉब ठंडा होने के बाद हम इसे फिर से कुछ निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम इसे धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और ठंडा होने के बाद क्या होता है इसकी जो वेल्ड की प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव हो जाती है और जो हमारी हार्डनेस जो भी होती है ज्यादा वो भी थोड़ी कम हो जाती है। चलिए बात करते हैं परीक्षण तकनीक की। तो परीक्षण तकनीक में आज हम डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं डिस्ट्रक्टिव वेल्ड टेस्टिंग। डिस्ट्रक्टिव वेल्ड टेस्टिंग में क्या होता है कि जो हमारा कंपोनेंट होता है वो क्या होता है आफ्टर टेस्टिंग क्या होता है वो टूट जाता है। यानी कि जो भी कंपोनेंट पर हमें टेस्टिंग करनी है उसकी वो जब उस पर टेस्ट करते हैं तो उसमें कुछ क्षति हो जाती है। क्षति कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसकी क्षति ऐसी होती है कि हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी है डिस्ट्रक्टिव वेल्ड टेस्टिंग। तो डिस्ट्रक्टिव वेल्ड टेस्टिंग में आज हम देखेंगे तनाव टेस्टिंग, नमन टेस्टिंग, कठोरता टेस्टिंग और कड़ापन टेस्टिंग। इन सारी टेस्टिंग को आज हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। बात करते हैं टेंसाइल टेस्टिंग की। टेंसाइल टेस्टिंग क्या होती है हमें धातु की जो तन्यता होती है उसको जांचने के लिए हम करते हैं। जो वेल्ड जॉइंट है उसकी कितनी तन्यता है उसको जांचने के लिए हम ये टेस्टिंग करते हैं। तो इस टेस्टिंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी यूटीएम मशीन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है।
तो ये बेस होता है हमारा, बेस है मतलब फिक्स जो है, रिमूवेबल जो है। तो इसके बीच में हम अपने एक विशेष प्रकार का जो नमूना तैयार करते हैं, इसी नमूने को हम इसमें क्या करते हैं, फंसा देते हैं, इसमें क्रैम्प कर देते हैं और धीरे-धीरे लोड लगाते हैं और इसी लोड को धीरे-धीरे बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि ये क्रैक ना हो जाए। और ये जो क्रैक होने के बाद हम इसमें जो होती है कुल प्रतिशत जो कमी आई है इसके क्षेत्र में और जो भी उसकी कुल वृद्धि आई है इसके लंबाई में, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ भी इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि जो मैक्सिमम लोड लगा बटा जो हमारा है एरिया, इसको हम देखते हैं। और यील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है हमारी, जो यील्ड पॉइंट पर हमारी लोड लगती है अपन और जो ओरिजिनल हमारी एरिया होती है, इससे हम ये निकाल सकते हैं। तो इसमें ये जो टेस्ट होता है डक्टाइल मटेरियल पे कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम, स्टील, कॉपर। उसी तरीके से ये हम टेस्टिंग किस पे कर सकते हैं, ब्रिटेल मटेरियल पर भी, जैसे कि कास्ट आयरन पर कर सकते हैं। तो ये हमारी हो जाती है आपकी टेंसाइल टेस्टिंग। टेंसाइल टेस्टिंग के बाद जो है हम नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे, ये है हमारा नमन टेस्टिंग, यानी कि बेंड टेस्टिंग। बेंड टेस्टिंग भी एक तरह का हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी जॉब को हम मोड़ते हैं और मोड़कर उस पे कंप्रेसिव लोड लगा के हम उसकी जब वो क्रैक हो जाता है तो हम देखते हैं कि कितना ये बेंड हो सकता है। तो इस यह लचीलापन और ध्वनि दोनों का मूल्यांकन करने की ये विधि होती है। जो हमारी वेल्ड जोन है उसका लचीलापन कितना है और ध्वनि का दोनों का मूल्यांकन करते हैं। बेंड टेस्ट को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, फ्री बेंड टेस्ट और निर्देशित बेंड टेस्ट। फ्री बेंड टेस्ट में जो क्या होता है कि हम इसे वाइस पे रख के हम इसे इस पे हैमर से मारते हैं तो इनिशियल इस पे एक दबाव लगता है, इसे इनिशियल बेंड भी कहते हैं। इसके बाद हम इसे फिर वाइस में हम फिर से उसे क्या करते हैं, हम उसे फिर से कंप्रेसिव लोड लगाते हैं उस पे, तो क्या होता है पूरी तरीके से मुड़ जाता है और ये टूट जाता है। तो और दूसरी हमारी निर्देशित बेंड टेस्ट। निर्देशित बेंड टेस्ट क्या होता है, जहां पर हम फ्री बेंड के द्वारा दोष का पता नहीं लगा सकते, वहां हम निर्देशित बेंड से दोषों का पता लगा लेते हैं। निर्देशित बेंड टेस्ट में एक प्रॉपर डाई होती है, डाई के ऊपर हम अपने स्पेसिमेन को रखते हैं और क्या करते हैं, एक प्लंगर की मदद से हम ऊपर से लोड लगाते हैं और ये कहते हैं इस यू शेप में जो देख रहे स्पेसिमेन मुड़ जाता है और क्रैक हो जाता है। ये दो तरीके से हम करते हैं इसको भी, रूट बेंड टेस्ट और फेस बेंड टेस्ट। रूट बेंड टेस्ट में हम क्या करते हैं, नीचे की ओर हमारा क्या होता है, रूट होता है, ऊपर हमारी फेस होती है। फेस के ऊपर हम लोड लगाते हैं और रूट के साइड से ये मुड़ जाता है यू आकार में। और वहीं अगर हम बात करें इसकी, तो ये फेस बेंड टेस्ट में क्या होता है, फेस जो हमारा होता है वो नीचे साइड होता है, ऊपर रूट साइड हम लोड लगाते हैं और फेस साइड से ये यू के आकार का ऐसे यू मुड़ जाता है। तो ये जो हमारी होती है निर्देशित बेंड टेस्ट और फ्री बेंड, ये मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रकार की धातुओं पे हम इसकी वेल्डिंग हम ये टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हार्डनेस टेस्टिंग। हार्डनेस टेस्टिंग का क्या काम होता है हमारा, हार्डनेस टेस्टिंग का ये कहने का मतलब है हमारा कि जैसे कि हर धातु की अलग अलग कठोरता होती है। कुछ धातु गर्म होने के बाद क्या हो जाती है हमारी, नरम हो जाती है, कुछ धातु कठोर हो जाती है। तो हमें इसीलिए क्या होती है, हमें धातु की कठोरता जो होती है, जो कठोरता आ जाती है वेल्डिंग के पश्चात, उसको हम देखने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होती है कि ये देखिए यहाँ लिखा, कठोरता प्रश्न का मुख्य उद्देश्य किसी दिए गए कार्य की सामग्री की योग्यता क्या करती है, योग्यता निर्धारित करती है। ये टेस्ट हम ब्रिनेल, रॉकवेल, वीकर इत्यादि टेस्ट की मदद से हम इस कठोरता का पता लगाते हैं। जैसे कि मैंने फिगर में समझाया है, ब्रिनेल हम आपका रॉकवेल टेस्ट। ब्रिनेल रॉकवेल टेस्ट में क्या होता है हमारा, एक ब्रिनेल टेस्टिंग मशीन है, ये देखिए हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। इसमें एक हमारा आइडेंटर होता है, स्ट्रॉन्ग स्टील बॉल जिसका व्यास 10 mm होता है और इसमें हम एक लोड लगाते हैं। लोड लगाने पर जब इस बॉल पे लोड लगती है विद द हेल्प ऑफ प्लंगर, ये देखिए प्लंगर है, और ये हमारा स्टील बॉल आइडेंटर है, ये हमारा स्पेसिमेन है। तो जब इनसे बल लगाते हैं तो क्या होता है, ये जो बॉल होता है ये अपना कुछ इम्प्रेशन जो गड्ढा बना देता है हमारे स्पेसिमेन में। ये जो गड्ढा बनाता है उसी को हम व्यास को D1, उसके व्यास को हम मेजर कर लेते हैं। ये जो हमारा D1 है,
ये हमारा माइक्रोस्कोपिक माइक्रोमीटर से हम इसे मेजर कर लेते हैं और क्या करते हैं, ब्रिनल हार्डनेस नंबर हम निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से। जो धातु जितनी कठोर होगी वो धातु उतनी ही ज्यादा उस धातु की उतनी ही ज्यादा ब्रिनल हार्डनेस नंबर होगी। तो और रॉकवेल भी सेम सिद्धांत पे काम करता है, बस इसमें होता है कि जो आइडेंटर होता है स्मॉल और छोटा और नुकीला होता है। और रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट में का हम इस्तेमाल वहां करते हैं जहाँ धातु ज्यादा कठोर। विकर टेस्ट की बात की जाए तो विकर टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा आइडेंटर होता है वो वर्गाकार पिरामिड का होता है, और ये जो इम्प्रेशन देता है स्पेसिमेन पर ये वर्गाकार आकार का देता है। और क्या होता है, वर्गाकार का होता है, और इसके विकर्ण को हम क्या कर लेते हैं, हम माइक्रोस्कोपिक मीटर से नाप लेते हैं। रॉकवेल और ब्रिनल में एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि रॉकवेल जो होती है डायरेक्ट रीडिंग देती है, डायरेक्ट रीडिंग देती है, जबकि ब्रिनल क्या होती है, इसके व्यास को हम मेजर करते हैं और इस फॉर्मूले में रख के ब्रिनल हार्डनेस नंबर के फॉर्मूले में रख के निकाल लेते हैं। लेकिन रॉकवेल में जो हमारा गड्ढा बनता है उसका हमारा आइडेंटर का जो आइडेंटर द्वारा जो गड्ढा बनाया जाता है, आइडेंटेशन बनता है स्पेसिमेन पर, उसके D1 जो है हमारा व्यास, उसको नापने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट रीडिंग देती है रॉकवेल। तो आपको जरूर थोड़ा बहुत हार्डनेस से समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। नेक्स्ट है हमारा टफनेस टेस्ट। हमारी जो वेल्ड धातु है वो अचानक झटके लगने से वो कितने लोड को सहन कर सकती है, इससे हम क्या करते हैं, इस बात से हम कड़ापन टेस्टिंग का पता लगाते हैं। तो इसमें क्या होती है कि इसमें 4P प्रभाव टेस्ट होता है, आइजोट प्रभाव टेस्ट होता है। तो 4P प्रभाव टेस्ट के द्वारा ये दोनों हम टेस्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं दोनों के प्रिंसिपल क्या है, जो प्रिंसिपल सेम है। तो आइए समझते हैं, ये हमारा बेस है और ये हमारा कॉलम है और ये हमारी स्केल है और एक पेंडुलम है। पेंडुलम एक निश्चित ऊंचाई पे रहती है और कुछ एनर्जी वो अपने अंदर लिए रहती है। ये बिफोर हीटिंग पेंडुलम है, पेंडुलम की पोजीशन है, ये आफ्टर हीटिंग पेंडुलम की पोजीशन है। यहाँ एंगल है, ये हमारे स्पेसिमेन रखा जाता है, ये हमारा स्ट्राइकिंग पोजीशन है। जैसे ये हैमर यहाँ से आता है और इस क्या करते हैं, स्पेसिमेन को तोड़ते हुए आगे निकल जाता है, यानी इसकी कुछ एनर्जी इसको तोड़ने में लग गई, कुछ आगे की ओर निकल गया। तो एनर्जी जितना इसमें यहाँ रहती है वो कुछ तो तोड़ने में खर्च हो जाती है, लेकिन जो बची एनर्जी उसमें ही आगे बढ़ पाता है ये। तो यहाँ पर आप स्केल से, ये स्केल पर जूल में आप एनर्जी देख सकते हैं। इनिशियल पोजीशन पे आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए कितने जूल की जूल एनर्जी है यहाँ पर। और आफ्टर हीटिंग इस पेंडुलम से यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने जूल की एनर्जी है। दोनों को माइनस कर देंगे अगर, तो स्पेसिमेन हमारा एनर्जी कितना अवशोषित किया है वो हमारा पता चल जाएगा। आइए बात करते हैं हम इनके डिफरेंस की। ये तो प्रिंसिपल की हो गई। डिफरेंस की बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ स्पेसिमेन वर्टिकल होता है जोड़ में, जबकि 4P में हॉरिजॉन्टल। देखिए हॉरिजॉन्टल है, यहाँ वर्टिकल है। डायरेक्शन ऑफ नॉच फेस है इन फ्रंट ऑफ स्ट्राइकर अवे, और 4P में अवे फ्रॉम स्ट्राइकर। यानी कि जो नॉच है, ये जो नॉच है हमारी, ये नॉच 2 mm गहराई की होती है, और हमारी जो इसकी एंगल होती है, ये भी आकार का जो देख रहे हैं इसको नॉच बोलते हैं। जो गहराई होती है वो 2 mm की होती है, जबकि इसका एंगल 45 डिग्री का होता है। तो इसमें जो डायरेक्शन ऑफ इन फ्रंट, यानी कि जो ये नॉच है 4P में, इसके पीछे से हम स्ट्राइक करते हैं, जबकि आइजोड में इसके हम आगे से करते हैं। एक चीज और यहाँ देखिए, यहाँ पर स्ट्राइकिंग पॉइंट अपर टिप ऑफ स्पेसिमेन है आइजोड के केस में, जबकि 4P में सेंटर ऑफ पोजीशन स्पेसिमेन पे है। यानी कि 4P में क्या होती है, जो हमारा नोज होता है उसके जस्ट पीछे से, बीच से हम अपोजिट डायरेक्शन से क्या करते हैं, बीच से हम स्ट्राइक करते हैं, जबकि हम आइजोड में क्या करते हैं, हम ऊपर टिप पर स्ट्राइक करते हैं। और डिफरेंस क्या है कि इसमें जो नॉच होता है वो भी नॉच, आइजोड के केस में नॉच होता है भी होता है, जबकि 4P में भी और यू दोनों हो सकता है। स्पेसिमेन की साइज की बात करें तो 4P में ये 55 की लंबाई होती है, 10 की ऊंचाई और 10 की चौड़ाई। लेकिन आइजोड की बात की जाए तो जो लंबाई होती है 75 mm की होती है, और ऊंचाई जो होती है 10 mm, और चौड़ाई भी 10 mm की होती है। और हैमर जो हमारा होता है, फार्मिंग हैमर का इस्तेमाल होता है आइजोड के केस में, जबकि 4P के केस में बॉल पिन हैमर का हमारा इस्तेमाल होता है। जो आइजोड के केस में क्या होता है, जो मटेरियल यूज होता है वो हमारा मेटल और प्लास्टिक दोनों पर हम ये कर सकते हैं, जबकि 4P जो हमारी मेटल पर होती है। तो ये जो है कुछ हमारी डिफरेंस भी है इसमें।
तो नेक्स्ट है हमारी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है हमारी? ये एक प्रकार का टेस्ट है जिसमें कि हम टेस्ट फेस आफ्टर टेस्टिंग क्या होती है, हमारी ब्रेक नहीं होती है। ये बहुत अच्छा एडवांटेज है ओवर हमारा डिस्ट्रक्टिव वेल्डिंग टेस्टिंग में। कि उसमें क्या होती है, हमारी जो टेस्ट पीस है वो टूट जाती है, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हमारा जो टेस्ट पीस है वो कितना प्रीसियस है हमारे लिए। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव के यही फायदे होते हैं कि टेस्टिंग के बाद भी हम उस जो नमूने को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनडीटीवी के मुख्य प्रकार में हम मतलब जो वर्गीकृत किया गया हमारा जो मुख्य प्रकार है, सतह की खामियों का पता लगाना में विजुअल इंस्पेक्शन, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन और डाई पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन के बारे में हम देखेंगे। जबकि आंतरिक दोषों में हम देखेंगे रेडियोग्राफिक टेस्टिंग और अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, आंखों से देखकर अपनी आंखों से देखकर हम इस टेस्ट का पता लगा सकते हैं। और ये जैसे कि बताया कि सतह पर जो दोष है उसको चेक करने के लिए होता है। ये मैक्सिमम ये प्रयोग किए जाते हैं हमारे निरीक्षक के द्वारा। वो क्या करते हैं, इसके निरीक्षक की आई साइट अच्छी होनी चाहिए इस टेस्ट को करने के लिए, और प्रॉपर लाइट भी होनी चाहिए। प्रॉपर लाइट का होना इसमें बहुत जरूरी है। और ये अन्य जो टेस्ट है उसके टाइप में उसके जैसे ये महंगा भी नहीं है, कम समय भी लेता है और बहुत आसान होता है, ये जल्दी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम कह सकते हैं एक तरह की कि, और सस्ता भी होता है ये। तो ये एक तरह का इसका फायदा है। और ये जो है रूलर, फिलेट, वेल्ड गेज, स्क्वायर, मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सारे कुछ उपकरण है जिसे विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। जो फिलेट होती है ये हमारी, ये जो होती है हमारी फिलेट, जिसको ब्रिज कैम गेज भी कहते हैं, जिसके द्वारा मिसअलाइनमेंट, रीइंफोर्समेंट, लेग लेंथ, थ्रोट इत्यादि जो होते हैं इनका हम पता लगा सकते हैं उनमें कोई दोष है या नहीं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं डायपेनेट्रेंस टेस्ट। ये भी एक प्रकार टेस्ट है जिसके द्वारा हम सतह पे जो दोष है उसका हम पता लगा सकते हैं, सतह के दोषों का। इसमें 3 कंपोनेंट होता है हमारा। 3 कंपोनेंट में क्या होता है, क्लीनर, क्लीनर के बाद क्या होता है हमारा इसमें कलर डाई, कलर डाई के बाद होता है हमारा डेवलपर। क्लीन सबसे पहले जिस जॉब पर हमें क्रैक चेक करनी है उसको हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको 10 मिनट छोड़ देते हैं, फिर कलर डाई अप्लाई करते हैं। कलर डाई क्रैक में धीरे धीरे बैक कैपिलरी एक्शन अंदर की ओर चला जाता है। जाने के बाद क्या होता है ये कि उसे हम 5 से 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जितना उसको अंदर क्रैक के अंदर कलर डाई जाना होता है चला जाता है, बाकी हम एक्सेस जो होता है कलर डाई साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद हम उस पर सरफेस पर डेवलपर अप्लाई करते हैं। डेवलपर का काम होता है जो क्रैक में फंसे कलर डाई है उसको ऊपर की ओर खींच के निकालना। इसमें एक चीज हमें ध्यान देनी है कि जो हमारा कलर डाई है और डेवलपर है कंट्रास्ट में हो। अगर हमारा कलर डाई रेड है तो डेवलपर व्हाइट होनी चाहिए, ताकि व्हाइट डेवलपर पर हमारा कलर डाई आसानी से दिख सकते हैं। तो और ये जो टेस्ट होता है डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, हमारा एल्युमिनियम, कॉपर, स्टील, टाइटेनियम इत्यादि धातुओं पर किया जा सकता है। और गैर धातु पर भी जैसे सेरेमिक सामग्री, रबर, प्लास्टिक इत्यादि पर हमारा किया जा सकता है। इसमें और एक चीज है कि ये जो होता है टरबाइन ब्लेड पर जो क्रैक होता है उसको देखने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं हम। और इसका प्रयोग जो होता है कार्बाइड टूल्स के निरीक्षण में भी किया जाता है। तो ये हमारे इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो नेक्स्ट है हमारा चुंबकीय कण इंस्पेक्शन। चुंबकीय कण इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, चुंबकीय कण इंस्पेक्शन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड टेस्टिंग किट के थ्रू। और जहाँ पर क्रैक होता है वहां पर हम आयरन पाउडर स्प्रिंकल कर देते हैं जहाँ पर हमें क्रैक चेक करना होता है। और यहाँ के जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होता है, साउथ टू नॉर्थ हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है। देखिए जहाँ क्रैक नहीं हुआ सीधे सीधे जा रहा है, लेकिन जहाँ क्रैक है वहाँ थोड़ा इंटरप्ट हो जा रहा है मैग्नेटिक लाइन का फील्ड। और जहाँ क्रैक है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे गुजरती है यहाँ पर एक पोल जनरेट होता है। और जैसे ही जनरेट होता है तो क्या होता है कि जो आयरन पाउडर हमने छिड़क रखा है यहाँ जाके जमा हो जाता है। तो ये भी एक तरह का सतह पर डिफेक्ट चेक करने के लिए होता है। और फेरोमैग्नेटिक सामग्री जैसे लौह, निकल, कोबाल्ट इत्यादि धातु पर इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट आइए हम देखते हैं
नेक्स्ट हमारा रेडियोग्राफिक, एक तरह का रेडियोग्राफिक टेस्टिंग जो हमारी होती है, ये टेस्टिंग जो हमारी होती है कि ये भी एक तरह का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, जिसमें कि इंटरनल फ्लॉ जो आंतरिक हमारे दोष हैं, जैसे स्लैग इंक्लूजन हो गया, लैक ऑफ पेनिट्रेशन हो गया, लैक ऑफ फ्यूजन हो गया, इन सब चीजों को चेक करते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसमें आप देख सकते हैं, आप फोटो में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका हमें क्रैक चेक करना है। उसके एक साइड हम फिल्म रखते हैं, दूसरी साइड सोर्स रखते हैं। इसमें हम एक्सरे और गामा रे का यूज करते हैं। इस सोर्स के थ्रू हमारा जो एक्सरे आती है और इस ऑब्जेक्ट से होते हुए हमारी फिल्म पर अपना डार्क स्पॉट देती है। जहाँ पर क्रैक है वहां से लाइट होकर गुजरती है, डार्क स्पॉट देती है। यहाँ भी क्रैक है तो डार्क स्पॉट देती है। लेकिन अगर यही हमारे जहाँ क्रैक नहीं है वहां से आती है, तो फिल्म पर हमें लाइट डेंसिटी का, बहुत ही लाइट डेंसिटी का मिलता है इफेक्ट। लेकिन जहाँ पर क्रैक है वहाँ डार्क में डार्कन एरिया मिलता है। तो रेडियोग्राफिक जो टेस्ट होती है, ये भी एक तरह का बहुत ही अच्छा जो होती है हमारी टेस्टिंग है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के अंतर्गत आता है। अगर नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले ये हाई फ्रीक्वेंसी ध्वनि तरंगों को हम वर्क पीस द्वारा हम इसको पास करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, और ये क्या करती है, ये फिर वापस जहाँ से टकराती है वो वापस लौट के आ जाती है। जैसे यहाँ से साउंड वेव टकराती है और वापस ये क्या होती है, ये लौट के आ जाती है। इस और इसमें क्या होता है कि जो भी हमें डिफेक्ट होता है, एक ऑसिलोस्कोप और फ्लॉ डिटेक्टर स्क्रीन पर हम आसानी से देख सकते हैं। ये हमारा स्क्रीन है, ये फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम। यहाँ पर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस क्रैक को, जो फ्लक्चुएशन होता है क्रैक में, हम देख सकते हैं। ये यहाँ देखिए लिखा हुआ परावर्तित ध्वनि ऊर्जा को आवृत्ति बनाम समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस दोष के द्वारा भी हम इंक्लूजन, पोरोसिटी, लैक ऑफ फ्यूजन की जो उपस्थिति है हमारे प्लेट पे या जॉब पर, उसका पता लगा सकते हैं हम। तो इसमें आइए सबसे पहले इसको ध्यान से समझते हैं क्या होता है इसमें। ये हमारा ट्रांसड्यूसर है जो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को साउंड वेव में चेंज करता है, और ये इमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता है। इसको हम ओप्स भी बोलते हैं, प्रोब्स प्रोब्स भी बोलते हैं। तो ये हमारी प्लेट है, देखिए जिसपे क्रैक है, चेक करना है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम इसे देते हैं तो ये साउंड वेव में इसको कन्वर्ट करता है। तो ये यहाँ से एक टकरा के प्लेट पर आती है, देख लीजिए वेव आ रही है यहाँ पर, जैसे कि तो जैसे ही टकरा के आती है तो हमें क्या मिलता है, इनिशियल पल्स मिलता है। और ये जैसे वापस चली जाती है तो इसके लिए हमें बैक सरफेस को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे ही वे जो तरंग है यहाँ आके टकराती है नीचे, तो क्या आती है, तो कुछ तो नीचे से टकरा के ऊपर चली जाती है, और कुछ जो आती है वो क्या होती है हमारी, ये हमारी क्रैक से टकरा के होकर जाती है। तो जैसे कि हम समझने के लिए कह सकते हैं कि अगर 100 पॉइंट्स हमारी ध्वनि तरंग नीचे की ओर आ रही है, तो 70 पॉइंट्स तो वापस लौट गई, ऐसे नीचे से टकरा कर वापस निकल गई। लेकिन कुछ 30% जो है हमारी क्रैक से टकरा कर वापस निकलती है। तो जो यहाँ से टकरा के ऊपर की ओर निकलती है, नीचे से टकरा के ऊपर की ओर निकलती है, तो उसको क्या होता है, थोड़ा समय लग जाता है आने में। जबकि जो क्रैक है यहाँ पर है, ये देखिए क्रैक पे टकराएगी तो ये जल्दी चला जाता है, और ये ट्रांसड्यूसर के द्वारा वो रिसीव कर लिया जाता है। तो देख सकते हैं जैसे कि इनिशियल पल्स अगर आती है हमारी, इसके वेव आती है, इनिशियल तरंग आती है, तो उसके लिए इनिशियल पल्स हमें देखने को मिलता है स्क्रीन पर। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो और ये जो जाती है हमारी 70%, तो ये हमारी बैक सरफेसिंग को दिखाती है। और हमारी क्रैक पहले चली जाती है, क्रैक यहीं पर है तो क्रैक हमारी पहले चली जाती है, क्रैक से टकराकर ये ध्वनि तरंगे ऊपर की ओर जल्दी चली जाती है, तो इसके लिए हमारा बनता है यहाँ पर क्रैक इको। तो क्रैक इको पहले बनता है, फिर बैक सरफेस इको उसके बाद में। और अगर हमारा क्रैक नहीं है तो हमारा क्रैक इको बनेगा ही नहीं, सिर्फ इनिशियल पल्स और बैक सरफेस इको आपको सरफेस पे देखने को मिलेगा।
तो ये भी एक तरह का बहुत अच्छा टेक्निक है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की, जिसके द्वारा हम क्रैक का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रशिक्षण का सारांश। आज हम लोगों ने आपको डिटेल में बताया वेल्डिंग करने के बाद जो भी वेल्डिंग में दोष हो जाती है, अलग अलग प्रकार की पोरोसिटी, सरफेस डिफेक्ट, स्लैग इंक्लूजन, ये सारे डिफेक्ट को हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट पता लगाते हैं कि उस टेस्टिंग के द्वारा पता लगाते हैं, ताकि हमें इससे फायदा क्या हो जाता है हमें, कि इसमें फायदा सबसे ज्यादा ये होता है कि कंट्रोल ऑफ डिस्टॉर्शन, जो डिस्टॉर्शन में का कंट्रोल हो जाता है, और जोड़ की जो हमारी सुरक्षा उसकी भी हमें गारंटी मिलती है। और जो भी वेल्डिंग में स्ट्रेस लगती है, जो भी वेल्डिंग में जितना भी लोड लग रही है, स्ट्रेस लग रही है, तो उसकी डिजाइनिंग हम कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को निर्धारित कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी डिजाइनिंग कर लेते हैं। और जो भी हमारी कंपनी के द्वारा इसमें मैन्युफैक्चरिंग हमारे उत्पादन होते हैं, उनमें कंपनी को भी क्या होती है, हमें मदद मिलती है इसके सत्यापन करने के लिए। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बहुत फायदे हैं और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के भी फायदे हैं, लेकिन बस डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या होता है, जॉब हमारा टूट जाता है, और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमारा जॉब नहीं टूटता है। तो इसमें जो हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वो हमारा एक लिमिटेशन कह सकते हैं उसका हो जाता है, क्योंकि उसमें स्पेसिमेन हमारा टूट जाता है। लेकिन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है, तो वो उसका क्या हो गया, आपका एक एडवांटेज है, जैसे मैं पहले भी बताया है। तो हमने डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में काफी प्रकार की टेस्टिंग पढ़ी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में भी हमने काफी प्रकार की टेस्टिंग के बारे में आज जाना, कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमने सतह पर चेक करने के लिए हमने जो जो पढ़े, अध्ययन किया, अल्ट्रासाउंड, ये विजुअल टेस्ट पढ़ा हमने, उसके अलावा डाई पेनिट्रेंट पढ़ा, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग किट के बारे में देखा, और जो इंटरनल फ्लॉग चेकिंग के लिए है हमारी अल्ट्रासोनिक रेडियोग्राफी के बारे में हमने आज देखा। और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हमने बेंडिंग टेस्टिंग के बारे में, टफनेस टेस्टिंग के बारे में, हार्डनेस टेस्टिंग के बारे में, और हमने टेंसाइल टेस्टिंग के बारे में डिटेल से अध्ययन किया, और देखा कि कितना ज्यादा जरूरी है हमें किसी भी वेल्ड धातु की टेस्टिंग की। ये हमारा आज का प्रशिक्षण का जो है ये सारांश है हमारा। नेक्स्ट है प्रयुक्त संदर्भ। प्रयुक्त संदर्भ में जो भी मैंने ये मैटर लिया है, ये अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी से लिया है मैंने कुछ मैटर, जो भी मैंने इसमें सामग्री आपको दिखाई है। और कुछ मैटर्स मैंने नीबी मैटर जो है मैंने नीबी पब्लिकेशन बुक से भी ली है, और कुछ मैटर हमने ली है इसमें भारत स्किल की वेबसाइट से भी ली है, और वहाँ भी आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा। और कुछ हमने यूट्यूब से भी लिया है। आप चाहें तो इन जितने भी वेबसाइट है, इन सारे वेबसाइट को आप डिटेल से आप जाके इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। और भी जानकारी अगर आपको जाननी हो इस टेस्ट से रिलेटेड, तो डिटेल में ये टेस्ट आप किसी भी वेबसाइट पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। आप विकिपीडिया पे जाइए, गूगल पे जाइए, और भी जो रॉयल्स की किताबें हैं और अलियंस की किताबें हैं, ये सारी किताबों को आप फॉलो कीजिए। भारतीय पब्लिकेशन किताबें, इसमें भी आपको डिटेल से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे जाके अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। और मेरे द्वारा जो भी सामग्री ली गई इस सारे प्रयुक्त संदर्भ द्वारा ली गई है। आज मेरे द्वारा प्रसंग टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ बिल्डिंग इंस्पेक्शन पर आप सभी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया आज का प्रशिक्षण आप सभी को भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।